हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज का हमारा एक ब्रांड न्यू टॉपिक होने वाला है मैनेजमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जल्द ही म्यूजिक स्टार्ट हो जाए, और म्यूजिक स्टार्ट होते ही आप जल्दी से अपना कॉपी किताब स्टार्ट निकाल लीजिए यार। फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आर यू गाइस रेडी? चलिए जी, ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। हो गया काम? ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा यहाँ पहला टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यार क्रॉप प्रोडक्शन को तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अभी तक हमने प्रोसीजर में इतनी चीजें समझी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम क्रॉप की प्रॉपर्टी या क्रॉप की वैरायटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमने इन सभी चीजों पे अभी तक फोकस किया। बट अब मेन फोकस करेंगे उन चीजों पे जो कि क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए मेनली रिक्वायर्ड है। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े कि यार हमने हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हमने जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज किया, एक हाइब्रिडाइजेशन मेथड का यूज किया। उससे पहले और रिलेटेड टर्म्स को समझे जो कि इनिशियली बहुत ज्यादा फेमस थे, और कई हमने पुराने एस्टिमेशंस लिए जो कि ऑल अराउंड 2011 और अब तक के 2019 तक के थे। तो अब हमारा मेन प्रोसीजर होने वाला है कि यार कि हम इन क्रॉप को तो प्रोडक्शन कर लिए, यार इनकी मैनेजमेंट कैसे करें, यानी उनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट हो, उनमें प्रॉपर फूड कंटेंट हो, प्रॉपर फर्टिलाइजर उनको मिले, प्रॉपर इरिगेशन हो, ये सारी की सारी चीजें हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है इसमें टॉपिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। पर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझ लेते हैं। देखो, हमारे ऑल अराउंड अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से फार्मिंग की मैं बात करता हूं, इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर मैं फार्मिंग की बात करता हूं, तो ये फार्मिंग इंडियन फार्मर्स को देखते हुए तीन टाइप्स की हो सकती हैं। अब ये कैसे मैंने डिसाइड किया कि कैसे होंगी, ये इनकी मैंने देखा यार फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। फाइनेंशियली कंडीशन फाइनली लिख दिया, चलो थोड़ी सॉरी, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि यार हर एक फार्मर के पास एक जैसे पैसे नहीं होते, ना ही एक जैसा लैंड है। फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा आता है उनका लैंड, ठीक है, यानी यार उनके पास कितनी जमीन है, किसमें कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। और तीसरा इन सभी में से इंपॉर्टेंट आता है नॉलेज और एक्सेस। क्यों यार? क्योंकि अगर पैसे हैं भी तो क्या काम के जब उसको यूज करना नहीं मालूम है। और चौथी बात आ जाएगा एक्सेस, यानी है भी नॉलेज पर वो इतना दूर है कि हम उसे खरीद नहीं सकते, या फिर इतनी दूर पे वो चीजें अवेलेबल है कि हम उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो तीसरी चीज है जो आ जाएगा आपका नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ मैं ऐड करूंगा एक और चीज जो कि आपका है एक्सेस, ठीक है, क्योंकि यार एक्सेस नहीं है तो कोई काम का नहीं। तो इंडियन कल्चर या इंडियन फार्मर्स को देखते हुए ये चार फैक्टर्स है जो कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग इंडियन पे इंक्लूड करते हैं कि फार्मिंग किस तरीके की इंडिया में होगी। तो पहले जो फार्मिंग होगी, एक आध खाली पेज मिल जाए, आई थिंक सो खाली पेज ऊपर में होंगे एक आध, हाँ ये रहा, चलो मिल गया। तो इसी को देखते हुए इंडियन फार्मिंग सिस्टम में तीन फार्मिंग सिस्टम्स आते हैं, या फार्मर्स को कंक्लूड करते हुए अगर मैं बोलूंगा। एक तो आ जाएगा आपका नो कॉस्ट, ठीक है, नो कॉस्ट यार जिसमें पैसे लगते ही नहीं है, ठीक है। सेकंड आ जाएगा आपके पास लो कॉस्ट, और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ओवरऑल प्रोडक्शन पूरे देश भर का बढ़ाता है सबसे ज्यादा, वो है हाई कॉस्ट। तो इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं वो इन तीनों कैटेगरीज में से किसी ना किसी एक कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। अब कैसे इस चीज को समझते हैं, ये क्या है नो कॉस्ट? मतलब जिसमें फूड प्रोडक्शन की जाएगी सिर्फ और सिर्फ अपने फार्मर्स अपने परिवार के लिए करते हैं, या फिर नो कॉस्ट में जिसमें यार उनको पैसे ना लगे, यानी जो पिछले साल उन्होंने ग्रेन्स बोए, ठीक है, उसी ग्रेन्स में से कुछ ग्रेन्स को उठाया और उसको फिर से कल्टीवेट कर दिया, और जिसमें ज्यादातर कम से कम पैसा लगे।
फाइनेंशियली कम से कम पैसा लगे, इरिगेशन की कोई दिक्कत नहीं हो, इरिगेशन खुद ही कर लेते हैं उन लोग, ठीक है। खाद वाद जो घर पे बनता है, काऊ डग, मैन्योर, इन सभी का यूज करते हैं, बट पैसे जिसमें ना लगे वो नो कॉस्ट। नो कॉस्ट को जो सबसे पुअर फार्मर्स होते हैं इंडिया में, ठीक है, वेरी पुअर इसके लिए लिख रहा हूं, वेरी पुअर, जो बहुत ज्यादा पुअर फार्मर्स होते हैं या उनके लिए नो कॉस्ट फार्मिंग होता है। सेकंड होता है लो कॉस्ट, ये आपके मीडियम फार्मर या फिर स्मॉल फार्मर्स के लिए होता है, स्मॉल फार्मर के लिए, क्योंकि जिनके पास थोड़ा एक्सेस है मनी का और एज कंपैरिजन टू स्मॉल फार्मर्स या वेरी पुअर फार्मर, उनके पास थोड़ा सा लैंड है, तो लो कॉस्ट फार्मिंग को इंक्लूड करते हैं। लो कॉस्ट फार्मिंग में आपकी हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स नहीं आएंगी, फर्टिलाइजर्स भी बहुत कम लो रेंज के आते हैं, इरिगेशन प्रॉपर रहता है, ठीक है, और इन लोग भी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे मिली डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, एक तरीके से। बट हाई कॉस्ट फार्मर्स ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कि हाईली इनरिच, नॉलेजेबल, या फिर जिनके पास फार्म लैंड बहुत ज्यादा होगा, और दूसरी बात इन सभी के एक्सेस भी बहुत ज्यादा होगा। यानी जो इंडिया के लार्ज फार्मर्स है, जिनके कारण ओवरऑल पूरी इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, वो है हाई कॉस्ट। इन हाई कॉस्ट फार्मर्स का यूज करने के कुछ प्रोसीजर्स है, जैसे कि नॉलेज का एक्सेस अच्छा है तो इन लोग हाई यील्ड सीड्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाई यील्ड ऑफ वेराइटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम ये सारी चीजें समझेंगे यार, फर्टिलाइजर्स क्या है और एक्स्ट्रा चीजें। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर का भी इस्तेमाल करते हैं, बट इन कंपैरिजन टू मैन्योर फर्टिलाइजर्स का ज्यादा एक्सेस करते हैं हाई कॉस्ट लेवल के फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स। और इसके साथ साथ इनका इरिगेशन प्रॉपर रहता है, यानी एक तरीके से मैन मेड प्रोसीजर रहता है, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया या बोरवेल्स हो गए, इन सभी के ऊपर इरिगेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, नेचर के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। इरिगेशन यानी अगर बारिश वारिश नहीं हुई तो भी इनकी फसल अच्छी हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण हमने समझा कि यार फार्मर्स को क्यों हमने ऐसे डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा था, बट इन सभी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स आ जाएंगे, वो जो कि एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से बनाएंगे, वो है आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन, और इसके बाद स्टोरिंग कैपेसिटी, ठीक है, या फिर फार्मिंग कल्चर। तो ये तीन चीज को हमने पढ़ेंगे आगे जाकर के, जो कि मेनली इस चैप्टर के पिलर्स बनने वाले हैं। तो पिलर बनाने से पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। तो यहाँ सुंदर सा एक चित्र दिख रहा है, कोई काम का नहीं, चलो ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अपना नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और हमें इससे यहाँ क्या सीखने को मिलेगा एक चीज देखते हैं। चलो पढ़ स्टार्ट। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में है क्या? तो ओवरऑल न्यूट्रिएंट का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस जो कि फूड में पाया जाएगा, जो उसे क्या करता है? इनरिच बनाता है, यानी जो एनर्जी प्रोवाइड करे, एनर्जी प्रोवाइड करे। अब देखो फूड में तो फूड एक्सेस हम क्यों करते हैं या फूड हम क्यों इंटेक करते हैं? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि फूड में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लांट के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर एक मैं सिंपल से एक प्लांट की बात करता हूं, और प्लांट मान लेते, कोई भी एक प्लांट ले लो, प्लांट में करीब करीब 40 टाइप्स के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक है, 40 टाइप के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मैं ये एक ऐश की बात कर रहा हूं, यानी अगर आप प्लांट को जला दोगे फिर उसकी एक्सपेरिमेंटल हम देखेंगे कि अरे क्या न्यूट्रिएंट्स उस ऐश में प्रेजेंट है। तो करीब करीब 40 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। और न्यूट्रिएंट ध्यान रखना यार, न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट एक तरीके के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है या इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। क्या मैं लिख रहा हूं? इनऑर्गेनिक, ये चीज को ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है।
कोई ऑर्गेनिक एलिमेंट मत लिख देना यार, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है, देखो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें मिली कार्बन हाइड्रोजन इंक्लूडेड होंगे उन सब्सटेंस में, ठीक है। और एक लार्ज जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि मीथेन, ईथेन, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मैं सिंपल कार्बन बोलूं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद मैं आपको हाइड्रोजन बोलूं इनऑर्गेनिक, ऑक्सीजन बोलूं इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजन बोलूं इनऑर्गेनिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है, आयरन, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, यानी सिंगल एलिमेंट्स एक तरीके के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। तो एक ऐसे प्लांट में अगर बात करते हैं तो वहां 40 डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब ये 40 डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं, जो कि एक केमिकली सब्सटेंस है जो प्लांट की बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, यानी प्लांट में अगर जिनके कारण प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो चीजें रिक्वायर होती है उसे न्यूट्रिएंट बोलते हैं, एक तरीके से आप समझ सकते हो ऐसा। तो 40 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। 40 न्यूट्रिएंट्स में से जो मेनली इंपॉर्टेंट है, अगर जिसके बिना प्लांट की ग्रोथ आप मान सकते हो इम्पॉसिबल है, वो 40 में से सिर्फ 16 एलिमेंट्स मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 16 एलिमेंट्स मैं लिखता हूं मोस्टली इंपॉर्टेंट। अब 16 एलिमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, हम इसका एक एक करके एक्सेस लेते हैं। बट वो जो 16 एलिमेंट होंगे उसमें से हम कुछ एलिमेंट्स को ऐसे टाइप के एलिमेंट मानेंगे यार कि जो कि नॉन न्यूट्रिएंट एलिमेंट मानेंगे या नॉन मिनरल एलिमेंट। देखो यहां दो टाइप्स के आपको एलिमेंट मिल जाएंगे, एक तो हो जाएगा मिनरल एलिमेंट, और एक होता है नॉन मिनरल। अब मिनरल एलिमेंट क्या है, नॉन मिनरल एलिमेंट क्या है? देखो मिनरल एलिमेंट्स ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स है जो कि मिली सॉइल से इंक्लूडेड हो, यानी यार जो चीजें सॉइल से ऑब्टेन हो या न्यूट्रिएंट जो सॉइल से मिले उसे मिनरल न्यूट्रिएंट बोला जाएगा, और जो सॉइल से ना मिले और तरीके से मिल जाए उसे नॉन मिनरल। जैसे कि नॉन मिनरल में आपका आ जाएगा कार्बन एक तो, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा और तीसरा ऑक्सीजन आ जाएगा। 3 नॉन मिनरल एलिमेंट होते हैं। बाकी बचे 16 में से 3 गए तो बचे कितना, आई थिंक सो 13 बचे, ठीक है। 13 जो एलिमेंट्स हैं ये 13 एलिमेंट मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि सॉइल से ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा आप देखो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सॉइल से ऑब्टेन क्यों नहीं होता? क्योंकि मेनली अगर आप एटमॉस्फेयर पे देखोगे तो कार्बन एंड ऑक्सीजन आर बेसिकली फॉर्म्ड फ्रॉम एयर ओनली, ठीक है। एयर से ही अपने को ये दो चीजें मिल जाती है, एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, ऑक्सीजन भी अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। तो एयर से अपने को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिल जाते हैं। बट मेनली अगर हाइड्रोजन की बात करता हूं तो इसका ज्यादातर एक्सेस जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, H2O यानी वाटर के ऊपर, ठीक है। तो नॉन मिनरल एलिमेंट्स ऐसे टाइप के एलिमेंट्स है जो कि सॉइल से नहीं पाए जा रहे हैं, और मिनरल एलिमेंट्स ऐसे टाइप के एलिमेंट्स है जो मिनरली सॉइल्स का एक्सेस पा रहे हैं। तो अब इसी के हिसाब से इन एलिमेंट्स को हम माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट में डिवाइड करते हैं। माइक्रो एलिमेंट क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा लेते हैं। देखो माइक्रो एलिमेंट्स ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा लार्जर क्वांटिटी में आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। मैक्रो मतलब ही होता है लार्ज क्वांटिटी। तो मैक्रो एलिमेंट आर बेसिकली दैट एलिमेंट विच आर रिक्वायर्ड इन फॉर प्लांट इन लार्जर अमाउंट। लार्ज अमाउंट में जो रिक्वायर हो वो मैक्रो, और जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड हो स्मॉल अमाउंट में वो माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो इसके हिसाब से प्लांट को किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, प्लांट कभी कम न्यूट्रिएंट चीजें चाहिए, कभी ज्यादा न्यूट्रिएंट चीजें, तो ज्यादा कम के हिसाब से हमने इनसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो उसको 1 बाय 1 लेते हैं। तो उसको 1 बाय 1 लेने से पहले एक बार अपन इसकी एक चार्ट देख लेते हैं जिससे अपने को माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट में एक बेसिक डिफरेंस समझ आ जाएगा। चलिए तो ये रहा हमारे पास एक माइक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट के 2 ठोक चार्ट, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। क्या ले लें, रेड ले लेते हैं, रेडम। एक पहला आता है मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट कैसे एलिमेंट्स होते हैं हमने अभी समझा, जो कि प्लांट को ज्यादा लार्ज अमाउंट में रिक्वायर हो,
ठीक है, लार्ज अमाउंट में जो रिक्वायर हो वो मैक्रो, और जो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट हो वो आपके आ जाएंगे कौन से, माइक्रो। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से जो 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 9 एलिमेंट आपके कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, माइक्रो की कैटेगरी, यानी लार्जर क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए। और जो बचे आपके कितने 7 एलिमेंट आ जाएंगे, वो एलिमेंट आपके स्मॉलर क्वांटिटी में, या कंपेरेटिवली अगर बात करते हैं तो कंपेयर टू दी मैक्रो एलिमेंट के या माइक्रो न्यूट्रिएंट के इनकी रिक्वायरमेंट प्लांट में कम होती है। यानी अगर इन्हें ये चीज अगर मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू 100 ग्राम चाहिए तो ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ 10 ही ग्राम चाहिए। अब आप समझ सकते हो कि कितना एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है दोनों के बिचवा में। ठीक है, तो इस चीज को अभी रब कर देते हैं, ये एग्जैक्टली डाटा को मत लिख लेना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब एक समझते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, और इसकी ट्रिक अपन चैप्टर के आखिरी में कवर करेंगे, इस चीज को सभी को याद रखने का। ठीक है, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला आ जाएगा आपका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये 3 चीज देखो, कार्बन और ऑक्सीजन आपका मिली एयर से ऑब्टेन हो जाएगा, और हाइड्रोजन आपका वाटर से ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे, हाइड्रोजन H2O, ठीक है, वाटर H2O होता है और इसमें मिली 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी यहां से हाइड्रोजन इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो एयर से आपको कार्बन डाइऑक्सीजन मिल जाएगा और वाटर से आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। बाकी के बचे मैक्रो एलिमेंट्स में आपके नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट आता है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, और ये सारी की सारी चीजें आपके सॉइल से ऑब्टेन होगी। ठीक है, और जो चीज सॉइल से ऑब्टेन होगी उसे अपन मिनरल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल एलिमेंट। अभी जस्ट कवर कर गया था ये चीज को। अब दूसरा जो आ जाएगा आपके पास माइक्रो एलिमेंट्स आर दैट एलिमेंट्स विच आर रिलेटिवली रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटी में इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि अपन आयरन की बात करते हैं, प्लांट को आयरन बहुत कम जरूरत पड़ता है। ठीक है, मैग्नीशियम, इसके बाद बोरॉन, जिंक, कॉपर, मेलोबेडियम, इसके बाद क्लोरीन। ये सारी की सारी चीजें आपको सॉइल से ही ऑब्टेन होंगी, बट स्मॉलर क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी। अब आगे जाकर के जब हम पढ़ेंगे तो यार देखो, आयरन सॉइल में प्रेजेंट है बट डायरेक्टली ये प्लांट इसे यूटिलाइज नहीं कर सकता। जिंक प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, कॉपर सॉइल में प्रेजेंट है, बट इसे ये डायरेक्टली फॉर्म में नहीं यूज कर सकता। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट केस मैं आपको नाइट्रोजन का बताता हूँ। नाइट्रोजन सॉइल में N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट इसे प्लांट इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अब इसकी एब्जॉर्ब, क्योंकि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, हमने सबसे पहले ही कवर किया कि यार कि ये जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म। ये सारे के सारे एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक। कलर अच्छा नहीं है क्या, चलो ब्लैक लो यार। ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब इनऑर्गेनिक फॉर्म जनरली यूटिलाइज नहीं कर पाता, नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक फॉर्म यूटिलाइज नहीं कर पाता प्लांट, या उसे इंटैक्ट नहीं कर पाता, वाटर के साथ ये मिक्स भी नहीं होते हैं। इसीलिए ये क्या करेगा, इसे इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में चेंज करता है, इस नाइट्रोजन को, और ऑर्गेनिक फॉर्म में देन इसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो हम इसे 1 बाय 1 इन सारे केसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी हमने समझा जस्ट मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट में कुछ बेसिक अंतर और क्या क्या चीजें इनमें आएंगी, इसके बारे में भी उन्हें एक ब्रीफ लिया। देखो आप इसमें देखोगे कि यहाँ जो भी ज्यादातर मेटल्स एलिमेंट आ रहे हैं, या आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरॉन तो ऐसे एक तरीके का नॉन मेटल है। ठीक है, जिंक आपका हो गया, कॉपर हो गया, मेलोबेडियम हो गया, इसके बाद क्लोरीन भी एक तरीके का नॉन मेटल। तो वो आपको देखोगे ज्यादातर ये मेटल एलिमेंट्स इनमें माइक्रो एलिमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट में एक बेसिक अंतर। अब आई थिंक सो हमें मूव ऑन करना चाहिए अपने टॉपिक के साथ। यहाँ पेज बहुत सारे खाली हैं, पता नहीं क्यों, तो हमने समझ ही लिया, वैसे दिक्कत नहीं है। अभी और कुछ टॉपिक से अगर इस पर छूट गया तो एक बार देख लेते हैं, हमने इस पे पेज इंक्लूड किया है। हाँ, यहाँ एक और चीज है, सेकेंडली से भी इंटेक कर लेते हैं अपने दिमाग में।
तो देखो हमारे पास जो भी चीजें हैं माइक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि यार ये किस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ माइक्रो एलिमेंट, यहाँ माइक्रो एलिमेंट लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले देखेंगे यार रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी होगी इनकी, किसी भी की रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो माइक्रो एलिमेंट की लार्जर क्वांटिटी में जरूरत पड़ते हैं, हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। और ये बहुत ज्यादा माइक्रो एलिमेंट ट्रेसेड अमाउंट में जरूरत पड़ेंगे या फिर बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में जरूरत पड़ते हैं। अब इसके बाद कंसंट्रेशन की बात की जाए यार, कंसंट्रेशन मतलब होता है कितनी डिग्री, एक तरीके का आप समझ सकते हो डिग्री जिसके थ्रू वो प्रेजेंट होंगे उसे बोला जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन जैसे हम बोलते हैं ना एसिड बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है क्योंकि उसमें H+ कैरेक्टर या एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं हाईली कंसंट्रेटेड है। या फिर हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड मतलब डिग्री ऑफ प्रेजेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में कितने डिग्री में वो चीज प्रेजेंट है उसे बोला जाता है उसकी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो होगी मैक्रो एलिमेंट की वो करीब करीब मोर देन 1 mg पर ग्राम, यानी 1 mg पर ग्राम, आपको पर ग्राम में इनकी रिक्वायरमेंट करीब करीब 1 mg या इससे ज्यादा ही इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए। बट इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें 1 mg पर ग्राम से लेस अमाउंट में, इससे ज्यादा इसमें लेस अमाउंट में जरूरत पड़ेगी। तो एक बेसिक अंतर आ जाता है दोनों में। एक और बात आती है इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो यार एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी होता है कि वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में किस तरीके की एक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स एक तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या एक तरीके के ऐसे केमिकल्स, अभी सिंपल आप समझ सकते हो एंजाइम्स ऐसे टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दें, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज 5 मिनट में ऑक्सीडेज होने वाली है तो वो 3 ही मिनट में हो जाएगी, ऐसा टाइप के एंजाइम का फंक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन यानी एक रिएक्शन 5 मिनट में पूरी तरीके से एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं समझ आ रहा है, चलो मान लेते हैं एक एग्जांपल। देखो मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक A+B प्रोडक्ट है, वो हमें C+D प्रोडक्ट दे रहा है, समझ लो। अब A+B प्रोडक्ट को जब मैंने कंबाइन किया तो C+D प्रोडक्ट मुझे मिला। तो अगर मान लेते हैं ये प्रोसीजर में बिना कोई एंजाइम मान लेते हैं लिए ये 5 मिनट लगाया इस चीज को, बट अगर मैं यहाँ कोई एक एंजाइम मान लेता हूँ, यूज कर लेता हूँ एंजाइम यूज कर लेता हूँ, तो यही चीज मुझे 3 मिनट में मिल जाएगी, यानी यार टाइम कम हुआ। तो एंजाइम का एक बेटर एक्शन होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे या घटा भी सकते हैं, बट वो एक इंपॉर्टेंट केस है, क्लास 11-12 के टॉपिक में आएगा। अभी आप सिर्फ समझ सकते हो एंजाइम जनरली ऐसे टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। क्या होते हैं एंजाइम, एक तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, लिख सकते हो कैटलिस्ट। ठीक है, चलो तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो ये इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है यार, एंजाइमेटिक एक्टिविटी की तरह कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी की तरह पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि हम समझेंगे यार मैग्नीशियम या कैल्शियम या क्लोरीन की यहाँ जो प्रेजेंस होती है क्लोरीन की, इसके बाद बोरॉन की, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार एंजाइमेटिक एक्शन को। मतलब अगर एंजाइम्स की वर्किंग करानी है, एंजाइम से काम लेना है, किसी भी रिएक्शन को पूरा करना है, खाना बनाना है या खाने को तोड़ना है, एनर्जी बनाना है, तो उन सभी में अगर ये चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट वाले एलिमेंट्स, देन ये प्रोसीजर नहीं होने वाले। जैसे आयरन नहीं प्रेजेंट होगा तो एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो एंजाइमेटिक एक्शन के लिए इनकी प्रेजेंस जरूरी है, बट इनकी प्रेजेंस जरूरी नहीं है, ना रहे तो भी चल जाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमने समझा मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट में। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर अपन वो वाले टॉपिक पे चलते हैं। हो गया, चलो तो अपन ने इतनी चीजें समझी। अब इनकी डिफिशियंसी के कारण हम समझ सकते हैं कि यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि यार इनकी डिफिशियंसी के कारण कुछ नहीं होगा। देखो माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट की डिफिशियंसी के कारण बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
हम उनकी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। देखो पहला तो ये होगा कि सीड प्रॉपर डेवलप नहीं होगी, सीड डेवलपमेंट में, ठीक है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। क्या हम लिख रहे हैं, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी मतलब क्या होता है यार जी, कम होना, ठीक है, इनकी कमी के कारण। तो सीड प्रॉपर डेवलपमेंट नाखो होगा। दूसरा आता है सीड जर्मिनेशन करने में भी इन न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज्यादा मददगार होता है यार। तो सीड जर्मिनेशन में भी या अगर इनकी प्रेजेंस अच्छी नहीं है तो नहीं होंगे, सीड उगेंगे ही नहीं तो प्लांट क्या बनेगा यार। आप समझ सकते हो यार कि इनकी डिफिशियंसी करने से हो क्या सकता है, ठीक है। प्रॉपर सीड्स फॉर्मेशन नहीं होंगे, प्रॉपर सीड्स फॉर्मेशन नहीं होंगे तो जब वो सीड्स को हम स्टोर करेंगे बाद में वापस उगाने के लिए तो उगेगा ही नहीं। लो हो गया कांड। इसके बाद इनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी यार, ग्रोथ को बहुत ज्यादा खा लेते हैं, खा पी लेते हैं, ऐसा टाइप का बोल सकते हैं, यानी ग्रोथ को डिप्रेस कर देते हैं एक तरीके का। और क्या समझ सकते हैं, इनकी वाटर इनटेक प्रोपेबिलिटी बहुत, वाटर की टेकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी इनटेक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा घट जाता है, प्रोडक्शन रेट घट जाता है, लिख सकते हो प्रोडक्शन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनकी कमी के कारण हो सकते हैं। तो हम होपफुली ये सारी चीज़ों को अपने नेक्स्ट लेक्चर पे इंक्लूड करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं एंड अप करते हैं और मिलेंगे आपके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट को पढ़ा और कुछ एक मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स में एक पुरानी सी कहावत पढ़ी यार कि इंडियन कल्चर में क्या ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है एक फार्मिंग करने के लिए, और ज़रूरी भी है यार उस चीज़ों को ध्यान रखना अगर फार्मिंग में आप घुस रहे हो तो, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हमने माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा या एन न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा, इनकी डिफिशियंसी के कारण क्या डिसीजेस हो सकती है, उन चीज़ों को पढ़ा। तो इस लेक्चर को यहीं इंडअप करते मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद और जय भारत। कमेंट में क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको आंसर जरूर ट्राई कीजिए। बस हो गया यार, ना बने बने हाँ या ना करना, बस कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। तो क्योंकि अपना बैच जल्द ही स्टार्ट हो चुका है यार, अब स्टार्ट क्या करना वापिस, ठीक है। अगर कोई डाउट आए कोई तो यार कितना